ग्रामीण भारत क्या सोचता है, मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आपको बताएंगे कि इनके दिल में क्या है। असली भारत अगर बसता है तो वो गांव में बसता है। ग्रामीण भारत कितना सुंदर है ये हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के असल मुद्दे हैं क्या। क्या ग्रामीण भारत को कोई जनप्रतिनिधि छू पाता है, क्या असल में उनकी समस्याएं दूर हो पाती हैं, या फिर तमाम दावे सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई साबित होते हैं। आपसे मैं सबसे पहले बात करूंगी। दादा, नाम क्या है आपका? नाम योगेंद्र सिंह है। आप मुझे बताइए कि गांव में आप रह रहे हैं, इतने सालों से आप राजनीति देख रहे हैं, चुनाव देख रहे हैं, क्या वाकई में गांव के जो मुद्दे हैं वो कोई जनप्रतिनिधि छू पाता है? गांव के कोई भी जो है जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं यहाँ आता गांव में। जो भी आवे प्रधान से मिले और अपने वापस चले जाए, बाकी पब्लिक में किसी के द्वारा कोई कैंडिडेट ना जाता। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। आपको जो इन्होंने समस्या बताई है, ये समस्या तो खैर वाजिब है। हालांकि सरकारें बेशक दावे करें कि हम आवारा पशुओं को पकड़ रहे हैं, अच्छी जगह रख रहे हैं, लेकिन तस्वीरें हम भी देख रहे हैं। इसके अलावा गांव में जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, नाली का हो, ज़मीन का हो, फसलों का हो, क्या वो मुद्दे छू पाती हैं सरकार, या जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वोट मांगने? नहीं छू पाती। क्या समस्या आती है? भाई सबसे ज़्यादा तो पानी की समस्या होती है गाँव में। जो नाली है, ड्रेनेज जो है समस्या, सबसे बड़ी समस्या है पानी की। गाँव में कीचड़ फैलता है, कोई सफाई मजदूर नहीं आता, रास्ते जर्जर हो रहे हैं, मतलब ये कई समस्या ऐसी हैं। बिजली तो ठीक आती है, बिजली तो बढ़िया मिल रही है, लेकिन बाकी और समस्या बहुत है। जैसे आवारा पशुएं हैं, या आए दिन जो है खेतों में चरते रहते हैं, फसलों को नष्ट कर रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अच्छा, बारिश में क्या पानी भरने की समस्या जो हम शहरों में देखते हैं वो गाँव में भी होती है? ज़्यादा गाँव में ज़्यादा है, और सारे तालाब, जितने तालाब हैं वो सब तालाब भर चुके हैं, पानी का निकास है ही नहीं कहीं। जो विधायक थे, क्योंकि हमारी सीट जो ये है खाली हुई क्योंकि निधन हो गया उनका, असमय निधन हो गया, तो वो जो काम कर रहे थे, उन्होंने जो सपने दिखाए थे, उनसे आप संतुष्ट हैं या वो अपने वादों पर नहीं खरे उतर पाए? हमारे गांव में काम किया, लेकिन और जहां भी आसपास के गांव हैं उनमें कहीं उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी थी यहाँ पे, उनके भाई भाई हमारे यहाँ, इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ सड़क बना दी थी, 500 मीटर का टुकड़ा बनाया था। काम तो हो रहा है। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। नाम बताइए। वेदवीर सिंह। वेदवीर जी, आप मुझे, पहली बात तो गांव में हूँ तो गांव की भाषा में बात करेंगे ताकि पूरा देश देखे, सब देखें कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कितने रंग हैं। तो ये बताओ ताऊ, कौन को वोट करोगे और काय लिए वोट करोगे? वोट तो यहाँ तक मिलेंगी सारे प्रत्याशियों को, बाकी भाजपा की ज्यादा जाएंगी। क्यों जाएंगी ज्यादा? यूँ जाएंगी कि एक नरेंद्र मोदी और योगी के हिसाब से इंसान नेता अभी तक कोई देश के ने मिला ना, और नहीं तो ऐसे भी रहे, पाकिस्तान जैसे धमका दे मुशर्रफ को, तो कैंडिडेट भले ही बेकार हो, बाकी नरेंद्र मोदी और योगी के नाम पे वोट जाएंगे। आप बताओ ताऊ, का हैरो है आपके गांव में? कुछ भी ना हो रहा। कुछ भी ना हैरो? विकास हुई कि ना हुई? तो हो रहे हैं तो बस थोड़े। कैसे, का ना हुआ? कहा ना, तब अभी नाली भी जो वैसी पड़ी है, कोई भी काम ना हो रहे हो। और हमें किसी नाली फाली सुना, हम तो सिर्फ गायन से परेशान हैं। नहीं जी, अपने सूखे में लेकर जाएंगे, कुछ लेकर, लेकिन 30 बीघे धरती तो मेरी पट्ट पड़ी है, चलो मैं दिखा के ले आऊँ। 3 बेर बोलिए, हर बेर जो गाय खा जाए, बताओ क्या करें। रमेश जी, इतनी सारी समस्या सुन ली, कभी कोई निदान नहीं हुआ, कोई सुना नहीं आके आपकी समस्या को? देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ गांव की सारी जनता बैठी है और हर कैंडिडेट का व्यक्ति बैठा है यहाँ। अपने अपने कैंडिडेट के हर आदमी कहेगा, लेकिन इस सत्ता में हर व्यक्ति परेशान है। मैं किसान हूँ, छोटा सा किसान हूँ। देखिए, मजदूरी मेरी फसल में 1 बीघा में 3500 रुपये, और मेरी फसल की कीमत 3000 रुपये। ये इतनी सारी समस्या यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं, कौन सी आपको लग रही है सबसे बड़ी समस्या है और पूरी नहीं हो पा रही, और इस बार कोई ऐसा प्रत्याशी है जिस पे विश्वास हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ से जो जनप्रतिनिधि किसी को हम चुन के भेजते हैं, वो जो है मात्र सरकार बनाने की ऊपर की राजनीति करता है, और जो विधायक वो कानून पास करती है, उनका पीछे ये नहीं देखती है कि सही से लागू हो रहे नहीं हो रहे। उपदेश जी, क्या, कैसे, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सबसे बड़ा है, जो कोई सरकार नहीं छू पाई? और बुलंदशहर के ठेठ लहजे में ज़रा बता दो। मैं
उपदेश कुमार शर्मा। मतलब मेरा जो काम है, मैं सन 2006 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी शिक्षा मित्र में, जो कि सरकार ने हमें वादा भी किया था और हमारी जो नींव भी रखी थी वो माननीय कल्याण सिंह जी के उसमें सानिध्य में उनके टाइम में रखी गई थी। अब हुआ ऐसा, हमने इन सरकार पे विश्वास भी किया, सब काम हुआ, लेकिन हमारे जो साथी हैं और कई अपनी आत्महत्या भी कर रहे हैं। इनका वादा जब हमारी ये बीजेपी सरकार नहीं थी तब इन्होंने वादे किए थे माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, कि ये जो शिक्षा मित्र भाई हैं ये आत्महत्या ना करें और सरकार को, यानी जब कांग्रेस थी या और थी, इनका हल निकालना चाहिए। आज ये पूर्ण बहुमत में है और हमने भरोसा करके, हमारी पूरी जाति ने, एक दो का हम नहीं कहते, और इन पर विश्वास करके हम लोगों ने इनको मतलब वोटें दी थी। आज 3.5 साल हमारे गुजर गए, हमारे और साथी मरने जा रहे हैं, आत्महत्या करते हैं, लेकिन एक भी हमारे मतलब पक्ष में कोई इनका निर्णय नहीं है। विपक्ष में होते हैं तो मुद्दे हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज्वलंत लगते हैं, लेकिन वही मुद्दे फिर अचानक से हमें मुसीबत लगने लगते हैं और हम उन्हें छूते भी नहीं हैं। हमारे साथ युवा भी हैं कुछ, उनकी तरफ भी हम चलेंगे और उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या वो संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तो कुछ युवा भी मेरे साथ हैं, उनसे भी हम ज़रूर बातचीत करेंगे। भैया ज़रा आगे आ जाओ, नाम बताओ अपना। मेरा नाम कार्तिक है। अच्छा कार्तिक, क्या करते हो, पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ते हो? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब यहाँ तुम्हारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है तुम्हें, शिक्षा का कोई माहौल दे पाएगा? क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है सबसे बड़ा? शिक्षा की व्यवस्था तो यहाँ पहले से ही खराब है, इसलिए यहाँ के युवाओं को, विद्यार्थियों को यहाँ से दिल्ली या फिर नोएडा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। यहाँ पे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। पिछले जो हमारे विधायक थे दिवंगत वीरेंद्र शरोही जी, उन्होंने यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करवाई, लेकिन सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज से यहाँ काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे हर तरीके के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर एक और रंग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जाएंगे, ये बैठे हुए हैं तो इनसे भी पूछें कि क्या ये बजाते हैं, क्या लोकगीत हैं यहाँ के, क्या लोकगीत गाए जाते हैं, किस तरीके से आप किसी भी चुनाव को, किसी भी त्योहार को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। जरा सुनाइए हमें। अरे तो मेरी मनाऊं ओ शेरा वाली मात मेरी, तो मेरी मनाऊं। पश्चिम की खूबसूरती भी है जो हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात सबकी हो रही है तो आधी आबादी कैसे पीछे छूट जाएगी, आधी आबादी गांव की क्या सोचती है, आइए ये भी जानने की कोशिश करते हैं। बेटा, एक बेटा वो तो बिना शादीशुदा है, एक अपने बाल करने पड़ रहा है बाहर, हमें कौन देखे, हमारी 4 पैसा बंद पा दी। हाँ बेटा 12 मास बीमार रहूँ। क्या अम्मा, क्या पेंशन ना मिल पा रही है? कौन बंद पा रहा है बेटा, हमारी कोई ना बंद पा रहा, मैं ना बंद पा रहा। बेटा तू बंद पा दे, तेरा राम भला करे। अम्मा तो वृद्धा पेंशन के लिए कभी बोला किसी से कि वृद्धा पेंशन दिलाओ मुझे, जो नेता आ रहे हैं वोट मांगने के लिए? ना काई सुबह ना प्रधान मेरी सुन लिया, सबकी बंधवा रखी है, बहुत अनकी, मेरी ना सुन लिया कोई भी। हाँ है कि वाकई में दुख तो है, निराशा है, और ये आंसू देखें, सरकारें देखें, जनप्रतिनिधि देखें कि सिर्फ वोट मांगने से काम नहीं चलेगा, वादे से काम नहीं चलेगा, जो परेशानी है उसे दूर करें। परेशानी है बेटा, मैं 12 मास तो बीमार रहूँ, काज कर पाऊँ। ठीक है अम्मा, मिलेगी आपको पेंशन, जरूर हम आपकी आवाज़ को पहुंचाएंगे, एबीपी गंगा आपकी आवाज़ को पहुंचाएगा। बेटा इतने दुखी हैं, कहीं पान धरन जगह ना जंगल को जहाँ देखा जाकर, डंडा लेकर भी ना लेकर रह जाए रास्ता में, तो चल बाबू देख के तो जानी, और कोई कुछ ना करे, सब यूं ही है, ससुरे सब बेकार। तो ये बताओ, जब वोट मांगने आएंगे तो क्या कहोगे अब की बार? अपने घर न जा, मैं तो यूं ही कहूँगी अपने घर न जा, भाग जाए तू। कहाँ से भेजूँ, ना बहू की कोई पेंशन है ना मेरी है, फालिश पड़ गई बुढ़े पे, बुढ़ा खाट में धरा, ना बुढ़े की पेंशन है, किसी के माने कुछ भी ना, हमारी बराबर दुखी ना है कोई भी। रात और दिन हम जो बेटा की उसमें लगा दिए, सब
देख भाग के 4 कुंडे। अच्छा अम्मा रो मत, सब सुनेंगे तुम्हारे, रो मत। ये बताओ कि जब वोट मांगने कोई आ रहा है तो आपने बताया उसे? कुछ सब ऐसा है भी कोई यही ना करे। जब तक प्रधान भी यूँ कहे हाथ जुड़वा लो तुम्हारी पेंशन बंधवाएंगे, अब बात भी ना करे। रोने अम्मा रोने, अब बात भी ना करे। असल समस्या जिन्हें शायद कोई छू नहीं पाता है, जिन्हें कोई देख नहीं पाता है, इनके आंसू बता रहे हैं कि कितनी परेशान हैं, इनकी बेबसी बता रही है कि इनमें कितनी नाराज़गी है, और ये नाराज़गी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। प्रत्याशी इन्हें अब भरोसा नहीं दिला सकते क्योंकि इनकी समस्या बहुत सालों से है। इंडिया वन स्माइल एट अ टाइम। तो देखिए बुलंदशहर का दिल क्या कहता है ये तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि हर एक पार्टी ने अपना दमखम आजमाना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसे हैं जो अपनी पार्टियों से रूठे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिनको पार्टी मनाने में जुटी है। यानी ये जो रण है ये बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। मेरे साथ एक खास कैंडिडेट है, मेरे साथ एक उम्मीदवार हैं, उनके पास हम चलते हैं, उनसे जानते हैं कैसी है उनकी तैयारी और जनता का दिल वो इस बार कैसे जीतने वाली हैं। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से ये उम्मीदवार हैं डॉक्टर उर्मिला राजपूत। मैम आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, चूँकि बुलंदशहर बहुत सारे खास मायनों में खास हो जाता है, ना सिर्फ ये ऐतिहासिक नगरी है बल्कि राजधानी दिल्ली के भी बहुत करीब है। लगता है आपको कि अब तक जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर रहा है उसने जस्टिफाई किया है यहाँ की जनता के साथ? हाँ, जनता के साथ जस्टिफाई किया, लेकिन अपने घर में ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, अपने किए हुए वायदे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आम जनता भी हमारे साथ है तो क्यों ना उनसे भी पूछ लिया जाए। आप मुझे बताइए, सबसे पहले नाम बताइए। संजीव शर्मा। संजीव जी, जैसा कि कह रही हैं डॉक्टर उर्मिला कि यहाँ पर बेरोजगारी है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको क्या लगता है, सहमत हैं आप इस बात? इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बुलंदशहर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा। बुलंदशहर में माननीय सुरेश श्राफ जो दिवंगत नेता थे, उन्होंने काफ़ी विकास का कार्य करा। चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी जिसमें हमारे लोग शिक्षित भी हो सकेंगे और वहाँ पढ़ भी सकेंगे। और यहीं पर आवास विकास सेकंड में 95 करोड़ रुपये की लागत का उन्होंने पुल का निर्माण करा, जो बसपा के शासन में जो हमारी चीनी मिलें बेच दी गई थी और सपा शासन में योजनाबद्ध तरीके से बंद कर दी गई थी, वो चीनी मिल हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय सुरेश साहब द्वारा उसे चालू कराई गई। आप जो बातें कह रहे हैं मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी असंतुष्टि बन रही है, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग हैं। आप बताइए, संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। क्यों? 2022 तक इन लोगों ने बोला था कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। धान क्या भाव बिक रहा है 1500 रुपये कुंटल, क्या है ये धोखाधड़ी है ये किसानों के साथ में। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। सबके मुद्दे हो सकते हैं, बिल्कुल सबके मुद्दे हो सकते हैं, सबकी नाराजगी हो सकती है, सबसे बातचीत करूंगी। लेकिन आप सभी से अनुरोध है, देखिए कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में इलेक्शन हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क अपने चेहरे से नीचे ना जाने दें, ये मेरा सबसे अनुरोध है। क्योंकि यहाँ हम बात जरूर करेंगे चुनाव की, लेकिन कोरोना का भी हमें ध्यान रखना है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। क्या मैडम, ये चुनाव का दौर चल रहा है और इस चुनाव के दौर में जनता को ये सोचना है और ये पूछना है कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का झांसा दे करके नौजवान को किसने ठगा? आपकी यह संतुष्टि है, आपकी यह संतुष्टि है, मैं समझ रही हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग पालन करेंगे और मास्क अपने चेहरे से नीचे नहीं उतारेंगे। माहौल थोड़ा पॉलिटिकली मुझे लग रहा है टेंशन भरा हो गया, थोड़ा लाइट करते हैं। बुलंदशहर का जो कल्चर है जरा उस पर आ जाते हैं। बुलंदशहर में क्या है? बुलंदशहर में जो हमारी बहन माता बहन है, पहले जाने में भी लोग डरती थी, आज बिल्कुल सुरक्षित हैं। वो बिल्कुल आराम से जाती हैं, अकेले घूमती हैं, बिल्कुल सब्जी शॉपिंग करती हैं। लेकिन पहले जाने में बड़ा भय लगता था उनको, आज बुलंदशहर सुरक्षित है। क्या मिलेगा? शौचालय जो बहनें पहले शादी होती थी, जो जंगलों में जाती थी बहू बेटी, इतनी शर्म लगती थी। हमारी मोदी सरकार ने आज शौचालय घरों में बना दिए, उनका हर 15 दिन राशन फ्री मिल रहा है, घरों में गैस कनेक्शन करा दिए, 2-2 हज़ार रुपये महीने के खाते में सब बहनों के खाते में आ रहे हैं। और मोदी सरकार इससे ज़्यादा क्या होगा? जितना मैं चूंकि बुलंदशहर में आई हूँ और बुलंदशहर को मैं जानती हूँ, समझती हूँ, मुझे पता है कि यहाँ का ठेठ लहजा क्या है। यहाँ के ठेठ लहजे से मैं आपको जरूर मिलवाऊंगी। भैया आप जरा आगे आओ, नाम जरा बताओ क्या है, आगे आओ।
मेरा नाम मणिकांत पारस है। मणिकांत जी, ये बताओ ये का है रहा है बुलंदशहर में? ये तो हो तो आया हो जी पहले से ही, और यही होता रहेगा यहाँ। क्यों? क्या कर सकें यार, माहौल ही ऐसा, कानून सब सही चल रहा हो अपना बढ़िया। और कहा के मन में इतना अच्छा विचार है कि माननीय सिरोही साहब यहाँ के विधायक रहे, भाजपा शासन 2017 में माननीय योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। उससे पहले यहाँ अंसारी रोड चौराहा काली नदी के पुल पर नंगा नाच होता था। यहाँ एक समुदाय के लोग अपनी महिलाओं को कॉलेजों के गेट पर खड़े होकर फप्तियाँ कसते थे, उनके साथ बहुत बदतमीजियाँ करते थे। माननीय योगी जी के आने के बाद में वो सब बदमाश पता न कहाँ चले गए। क्या सोचती है एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है, उसे कैसा महसूस होता है? देखिए, लड़कियां बुलंदशहर में ही नहीं, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बुलंदशहर की मैं क्या बात करूं, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पहली बात तो ये है कि पार्टी चाहे जो भी आए, कोई भी चुनाव जीते, हमें मुद्दा चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित हों, हर जगह महिलाएं सुरक्षित हो। देखिए, जैसे कि आप सब बता रहे हैं कि अभी लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन में क्या था कि हर जगह मतलब गली गली में आप देख रही थी कि पुलिस वाले खड़ा हुआ करते थे। तो क्या जब लॉकडाउन के लिए, एक वायरस के लिए वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हो सकते, तो क्या महिला की सुरक्षा के लिए नहीं खड़ी हो सकते? देखो, ये कितनी अच्छी बात कही है, ये कितनी अच्छी बात कही है कि महिला सुरक्षा के लिए हम सबको सजग होना पड़ेगा। और रही बात यहाँ पर स्थानीय मुद्दे की, इस जो उपचुनाव है, उपचुनाव से किसी भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार इस समय योगी जी की है। मैं व्यापार मंडल से हूँ। निश्चित तौर पर एक बात बहुत अच्छी हुई है कि सुरक्षा मिली है व्यापारी को। पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो नगर पालिका है। नगर पालिका ने गृह कर और जल कर और ये डिवाइडर यहाँ पर ऐसा नासूर बना दिया है व्यापारी के लिए, और दिनों रात उसके परेशानी हो रही है। ये जो मुद्दा है व्यापारी का, ये बहुत ज़्यादा उग्र रूप ले बैठा है। जो कोई भी जीते, अगले जो चुनाव होंगे उनसे पड़ेगा फर्क, इनसे कोई ना पड़ेगा। देखिए, सही बात है, किसानों के मुद्दे को छूना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसान आहत तो हो रहा है। जो नगर पालिका काम है वो अपना सही से करती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुलंदशहर, जो मैंने शुरुआत में ही आप लोगों से कहा था कि बहुत खास शहर है, ऐतिहासिक मायने हैं इसके, दिल्ली से बहुत करीब है, एनसीआर में आता है, लेकिन ज़रा यहाँ नज़र घुमा के देख लीजिए, एक भी सुविधा आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आप ये कह पाएँ कि हाँ हम एनसीआर में रह रहे हैं। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, नाम बताइए। बीना शर्मा। बीना जी, आप बताइए कि एक महिला होने के नाते कौन सा एक ऐसा मुद्दा है जो आप उठाती हैं और वो पूरी हो पाई है? घर में मतलब चूल्हा जलाते जलाते सबकी वो हो गई, आंखें भी खराब हो गई, सबके घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन, सबके घर में शौचालय, सभी बिना जाति के भेदभाव के उपलब्ध कराया बीजेपी की सरकार ने। थोड़ा सा आप सब खुद ध्यान रखेंगे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है हम सबके बीच में। नाम बता दें। देखिए, मेरा नाम सना हैदर है और मैं एक मुस्लिम समाज से आती हूँ, और मुझे ये पता है कि जो भाजपा काल में हमारे साथ हुआ है, मुस्लिम परिवार, मुस्लिम महिलाओं के साथ खास तौर से हुआ है, वो बहुत ही अच्छा हुआ है। मोदी जी ने एक हमारे पिता बन के, एक भाई बन के हम लोगों के बारे में सोचा है। हमारी सारी परेशानी, मैं मास्क हटा के बोलूँ, कंफर्टेबली बोलूँगी, हमारे लिए जो भी करा है वो एक पिता और भाई बन करके सोचा है उन्होंने, और हमारे लिए करा भी है उन्होंने। आप इसमें 3 तलाक का मुद्दा ले लीजिए। 3 तलाक जब एक किसी लड़की को होती है तो उसका पिता या उसका भाई ही समझ सकता है कि एक महिला के ऊपर क्या गुजरती है, एक महिला के ऊपर क्या गुजरती है, उसके ऊपर क्या क्या सहन करती है, वो सिर्फ एक पिता और एक भाई ही समझ सकता है। ये भी एक अपनी तरीके की मांग है और ये भी पूरी हो गई है, इसलिए संतुष्टि नजर आती है। आप जरा आगे आ जाइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम शाह फैसल है, और जैसा अभी आपने कहा कि ये एक ऐतिहासिक जनपद है, निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक जनपद है और गंगा जमुना तहजीब से जुड़ा हुआ है। लेकिन बहुत दुखद बात यह है कि जो गैर भाजपाई प्रत्याशी हैं, इसे मुसलमानों के अंदर, ख़ास तौर से अल्पसंख्यक मुसलमानों के अंदर जाकर इस चुनाव को जो है ये एक तरह से भाजपा का डर दिखा के उनके बीच में वोट मांग रहे हैं, ना कि उस पे काम पे चर्चा हो कि जो हमारे पूर्व विधायक ने यहाँ कार्य किए हैं। देखिए, यहाँ की चर्चा जो है बहुत खास हो चुकी है, बहुत गर्म हो चुकी है, और मुद्दे बहुत सारे हैं बुलंदशहर के दिल में, और शायद वो पूरे नहीं हो पाए और कुछ पूरे भी हो गए हैं। नाम बताइए। मेरा नाम इंद्रदेव शर्मा है। और इंद्रदेव शर्मा जी क्या करते हैं? हाँ, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, और जो यहाँ लोग बात कर रहे हैं उनमें कुछ बातें तो सही हैं, लेकिन ज़्यादातर बातें सही हैं।
है क्या कि किसान को 24 घंटे बिजली मिल रही है, उससे पहले कितने 8 घंटे बिजली नहीं मिल पाती थी। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। आदमी किसान केवल दिन में पानी लगा रहा है, रात को जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अपने अपने मुद्दे हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। आप युवा हैं और देखिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, महिला सुरक्षा, घर में महिला हैं, नगर पालिका, हमने सब चर्चा कर ली। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी विकासशील स्टेट को, ज़िले को आगे बढ़ाने के लिए, वो एजुकेशन है, शिक्षा है। संतुष्ट हैं यहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था है? नहीं, इतने भी संतुष्ट नहीं है। जब तक पूरी तरीके से सरकार अपना काम नहीं करेगी तो जब तक ये काम हो नहीं पाएगा। थोड़ा और आगे चलते हैं, बुलंदशहर के रंग भी दिखाते हैं। आप सबसे बात करूंगी, बुलंदशहर के रंग भी जरा दिखा दें। ये कालेआम चौराहा जैसे मैंने बताया था आपको, और कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। दादा आप बताएंगे बुलंदशहर के दिल में क्या है? बुलंदशहर वालों के दिल में बढ़िया है। बुलंदशहर वाले मोदी जी और योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, कैंडिडेट को नहीं। अच्छा, पर ये बताइए कि यहाँ पे जो बाकी प्रत्याशी हैं, भाजपा से उषा सिरोही हैं, वीरेंद्र सिरोही जो दिवंगत हैं, उनकी जगह उनको टिकट मिला है। यूनुस की अगर हम बात कर लें, जो कि बसपा से हैं, उनके भाई यहाँ के विधायक रह चुके हैं, हाजी अली, हम सब जानते हैं। कांग्रेस के भी यहाँ पर उम्मीदवार हैं, कुछ निर्दलीय भी यहाँ पर टाल ठोक रहे हैं। साथ ही साथ AIM हम देख लें या चंद्रशेखर के हम कैंडिडेट देख लें, ये सब मैदान में है। इन सब की बात क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ एक ही चेहरे की बात क्यों हो रही है यहाँ पे? क्योंकि काम वही करेगा, वही जीतेगा, उसी से सब लोग खुश हैं। तो बाकी पार्टी क्या आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रही है? क्या समझा पा रही है? 2 बार दे के देख लिया ना। नाम बता दीजिए। धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, आप किसान मुझे लग रहे हैं, किसानों के इतने सारे मुद्दे उठ रहे हैं, और जहाँ तक मैं भी समझती हूँ कि बाजार में सब्जी के दाम क्या है हम सब जानते हैं, लेकिन किसानों को वो मूल्य शायद नहीं मिल पाता है जो वो डिजर्व करता है। क्या कहेंगे उसके लिए? किसान संतुष्ट हैं? किसान मूल्य से संतुष्ट नहीं है, लेकिन गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए, धान भी मंदा बिक रहा, बिकना चाहिए। लेकिन हम उनकी बदतमीजी से अब खुश हैं कि बीजेपी है और बदतमीजी से बचे। मेरा तो फिर से वही सवाल है, टीस तो है मन में, इस शहर के मन में टीस तो है कि आ तो रहे हैं साहब, लेकिन आते आते बहुत ज़्यादा देर कर रहे हैं। जो बेसिक मांगे हैं इस शहर की, कम से कम वो तो पूरी हो जाएं। बस योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में सारी मांगे पूरी होंगी। थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि पीछे से बहुत सारी टाइम से खराब चल रहा था ना मामला। अब ये ठीक करने में लग रहे हैं तो ठीक होगा जल्दी से। चलिए ठीक है, ये बुलंदशहर का मिजाज है और यहाँ पर हम जान रहे हैं। सुरक्षित रहिए और चुनाव में पार्टिसिपेट जरूर करिए। धन्यवाद। न्यूट्रिला गोल्ड माने पूरे परिवार की इम्यूनिटी